नमस्कार, सक्सेस मंत्रा में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी शोरान। सक्सेस मंत्रा में आज बात एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और रेलवे एग्जाम की हम करेंगे। हर साल लाखों युवा हैं जो अपना करियर बनाते हैं इस फील्ड में और युवा अब सरकारी नौकरियों में जाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसे ही एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई आपके मन में सवाल है जिसको दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे सक्सेस गुरु से बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, आनंद सबधानी। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद मीनाक्षी। लगातार हम अपना स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी आपका सवाल है आप हमें उस नंबर पर फोन करके हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। शो को आगे बढ़ाएं, आपके सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। भारत में वैसे तो सरकारी नौकरियों का क्रेज शुरुआत से ही रहा है, लेकिन निजी क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर अवसर मिलने से युवाओं का मोह सरकारी नौकरियों की तरफ से हट गया था। लेकिन आर्थिक मंदी की मार से सरकारी नौकरियों की ओर लोगों का रुझान बढ़ गया है। बैंक पीओ, एसएससी और रेलवे लिपिक पद के लिए सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग जरूर है, लेकिन इनके सिलेबस में काफी समानताएं हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त उस एग्जाम की सटीक जानकारी लेना जरूरी है। ऐसा करके आप वक्त रहते अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन परीक्षाओं के लिए सिलेबस की जानकारी जरूरी है। वैसे तो सभी एग्जाम अलग हैं, लेकिन कुछ कॉमन विषय हैं जिन्हें सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम का सिलेबस: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, डाटा एनालिसिस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इन कॉमन विषयों के अलावा बैंक के एग्जाम में कुछ दूसरे सवाल भी होते हैं। एसबीआई एग्जाम में बैंकिंग जागरूकता विषय से भी सवाल पूछे जाते हैं। इन एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। हम आपको कुछ आसान टिप्स बताते हैं जिसको अपनाने पर आप एग्जाम में कामयाबी पा सकते हैं। परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझें, अच्छी रणनीति बनाएं, अच्छी किताबों का चयन करें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट से तैयारी करें, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, किताबों और इंटरनेट की मदद से नोट्स बनाएं, आत्मविश्वास बनाए रखें, टाइम टेबल बनाएं, सभी विषयों के रिवीजन को वक्त दें, अखबार जरूर पढ़ें। ये टिप्स आपकी सरकारी नौकरी की राह आसान कर सकते हैं। तो हम लगातार अपने दर्शकों से ये कह रहे हैं कि आप हमें फोन कर सकते हैं अगर एसएससी के बारे में कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं। आनंद सबधानी सक्सेस गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और दर्शक जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अपूर्व हैं देहरादून से। स्वागत है अपूर्व आपका, सवाल पूछ लीजिए अपना। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अपूर्व भारद्वाज बोल रहा हूँ देहरादून से। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एस्पायरेंट हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ बैंक और एसएससी सीजीएल के लिए, तो मेरे को प्रॉब्लम आती है सर रीजनिंग में। जैसे टाइम लिमिट होता है सर, तो मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ लेकिन मेरे को और अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो सर उसके लिए कुछ बताइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर हमें क्रैक करना है तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है पूरा, वो है एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब आप सही करें और तेजी से करें। जैसा कि आपकी बात से समझ में आ रहा है कि रीजनिंग सब्जेक्ट आपका अच्छा है, दिक्कत आपको एक्यूरेसी में नहीं आ रही, दिक्कत आपकी स्पीड में आ रही है। स्पीड तब आपकी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। वर्तमान टाइम जो है वो ऑनलाइन टेस्ट का है, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन है, भले एसएससी की बात करें या बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो दोनों प्रश्न आपने किए, तो इन दोनों के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट पेपर आते हैं उनको आप टाइम लिमिट में सॉल्व कीजिए। उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि किस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हुई है, किस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाए या टाइम ज़्यादा लगाया है। जिस पे टाइम ज़्यादा लग रहा है और मार्क्स कम मिल रहे हैं उन क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें टाइम कम लगता है और मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को लीजिए, तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। तो कई बार ईगो का इशू हो जाता है कि ये तो मैंने किया हुआ है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अभी ऐसा क्या हो गया है, तो वो उस टाइम पे आप ईगो इशू मत बनाइए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि घंटे निश्चित हैं और उतने में ही आपको क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स पे आपको स्कोर करने हैं। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी वो ये सर कि सिलेबस को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में? सिलेबस को लेकर किसी तरह का नहीं, सिलेबस को लेकर बहुत तरह के कंफ्यूजन होते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं उन सबको मैं यही बताना चाहूँगा कि आजकल गवर्नमेंट ने एक सिलेबस फिक्स कर दिया है। मैं कुछ सब्जेक्ट के नाम लूँगा, जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसर तक सब में काम आते हैं। अगर आप चपरासी की बात करें, बैंक की बात करें, रेलवे में जाएं, एसएससी में जाएं, कैंपस के लिए आप फाइट कर रहे हैं, एमबीए एंट्रेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, आप पीएससी का जो प्री एग्जाम है उसकी बात कर रहे हैं, आईएएस का जो सीसेट एग्जाम है उसकी बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे जॉब्स
जिससे ऐसे एग्जाम जिससे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलता है, सबका पैटर्न आजकल सेम कर दिया है। इसका मतलब अगर ये 4 सब्जेक्ट में आपने कमांड बना ली तो इजीली आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हैं। और वर्तमान में जैसा सिनेरियो चल रहा है कि आर्थिक मंदी चल रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है, एमएनसी या तो हमारे कॉलेज में आती नहीं है, और आती है तो हमें नहीं ले जाती, और ले जाती है भी तो कहाँ, बैंगलोर पूना, जहां पर सैलरी बहुत लिमिटेड देती है। उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को चुनते हैं तो मेरे हिसाब से आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट। हमेशा से ही बेस्ट ऑप्शन रहा है गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर का भी अपना क्रेज है तो ये चॉइस अपनी है। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो उसके मुताबिक जो जानकारी है वो दी जा रही है हमारी तरफ से। एक और दर्शक इंद्रभूषण बोकारो से, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। बोल रहा है। हेलो जी, सवाल पूछ लीजिए सर। ये सवाल मेरा ये है कि एसएससी का इंटर लेवल का जो एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम जो होता है, सेकंड जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप है, उसका सिलेबस जो है, हेलो जी जी जी, मैं बता देता हूँ आपकी बात। फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आता है, इसको हम प्री एग्जाम बोलते हैं। और सेकंड जो एग्जाम होता है 12th लेवल पे, उसको बोलते हैं हम मेंस एग्जाम एसएससी में, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ये भी एग्जाम पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, आजकल ये भी ऑब्जेक्टिव होने लगा है। और इसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक जनरल नॉलेज। अगर इन 2 सब्जेक्ट पे आपने कमांड बना ली, और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी रहते हैं, इन तीनों को अगर आप मिला के कमांड बना लेते हैं तो एसएससी का जो इंटरमीडिएट वाला एग्जाम है, जिसको हम हायर सेकेंडरी लेवल भी बोल सकते हैं, एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल, उसके लिए आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, समीर शर्मा नोएडा से हमारे साथ हैं, स्वागत है समीर जी, सवाल पूछ लें अपना। जी मैडम, मुझे ये पूछना है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ पिछले 7-8 साल से, और मेरी उम्र लगभग 32 साल है। तो क्या मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ आज की डेट में, अगर मैं तैयारी करूँ या कुछ करना चाहूँ तो? ओके, हालांकि लिमिट शायद है आनंद जी ज्यादा, लेकिन जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट जॉब में 80% जॉब्स वो हैं जिसमें मोर देन मैक्सिमम 30 ईयर्स तक एज चाहिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो रिलैक्सेशन है वो भी मिलता है कैटेगरी वाइज। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर्स तक, और अगर आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो आप 35 ईयर्स तक कर सकते हैं। अब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, और आपकी यहाँ जैसा आपने बताया कि 32 ईयर्स हो चुकी है, तो इसके बाद भी निराश मत होइए। अभी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहो तो जा सकते हो। जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो उसमें स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। उस स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो एज होती है 40 ईयर्स होती है। तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी 8 साल हैं आपके पास। जैसे कि आपकी बात से लग रहा है कि प्राइवेट जॉब से आप खुश नहीं है, अब आप गवर्नमेंट की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन ऑप्शन है, आपको करना चाहिए। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी गफलत करते हैं बच्चे, वो आनंद जी शायद टाइम मैनेजमेंट है, और जिसका जिक्र आपने भी किया कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो टाइम सेट कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम सेट है। तो और कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स की तरफ से? टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिन सब्जेक्ट्स एग्जाम में आने वाले हैं उनके आप बेसिक पहले क्लियर कीजिए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक क्लियर करने से क्या होगा, आप जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपकी एक्यूरेसी आएगी। जब बेसिक क्लियर होगा उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। जब मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करूंगा तो 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का अगर मैंने टाइम सेट किया तो मुझे मालूम है कि 2 घंटे में केवल मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, 100 कीजिए। 100 के बाद ये देखिए उसमें से राइट कितने और रॉन्ग कितने, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक चीज होती है, उससे हमें बचना है। इसके बाद जो चीजें आपसे गलत हुई हैं अपने फ्रेंड से आप वो डिस्कस कीजिए। ग्रुप बनाइए 5-6 कैंडिडेट्स का, आपस में मिलकर डिस्कशन कीजिए। जो डाउट आपको है वो आप दूसरे से पूछिए, और जो दूसरे को डाउट है उसको आप बताइए। इस प्रकार से एक दूसरे की अगर आप हेल्प करेंगे तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक दर्शक और हैं उत्तर प्रदेश दादरी से, हमारे साथ पवन है, स्वागत है पवन जी, सवाल पूछ लें अपना। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ तो मैम, मैं ये थोड़ा पूछना चाह रहा था कि एमटेक जैसे बच्चे कर लेते हैं, तो एमटेक के बाद में कौन सी अपॉर्चुनिटी रहती है? सिर्फ टीचर की अपॉर्चुनिटी रहती है, जो और साइड में भी जा सकता है? और दूसरा, अगर बीटेक किया हुआ है तो एमबीए करना बेटर रहता है ज्यादा अच्छे फ्यूचर के लिए, या एमटेक करना ज्यादा बेटर रहता है? जी, मैं दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देता हूं। आपने सबसे पहले एमटेक का प्रश्न उठाया, तो बताना चाहूंगा एमटेक यानी कि खुद अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं टेक्निकल डिग्री ली है।
तो आप टेक्निकल फील्ड में ही आगे बढ़ें। आप क्यों टीचर की तरफ जा रहे हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्राई करें, प्राइवेट सेक्टर में अगर स्कोप है तो आप वहां ट्राई करें। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं तो रेलवेज में एमटेक वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भारतीय रेल सेवा जो है वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर एमटेक वालों को लेती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे के जो वेबसाइट है उस पर आप रेगुलर टच में रहिएगा, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो यहाँ से मिलेंगी। दूसरी चीज़ आपने बोला अगर बीटेक किया हुआ है तो एमबीए करना चाहिए। यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि एक बार आप टेक्निकल में गए हो बीटेक और छोड़ के फिर आप एमबीए कर रहे हो। हालांकि सब चलता है, जैसे 3 इडियट पिक्चर में भी हमने देखा कि पहले हमने इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया और अब बैंक की नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है, आप एमबीए भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा आप डबल सेगमेंट में घुस जाएंगे। आपके पास टेक्निकल डिग्री भी है और आपके पास मार्केटिंग की भी डिग्री है, इसका मतलब आपके पास बिजनेस की भी डिग्री है। टेक्निकल और बिजनेस दोनों को मिला के अगर आप कहीं भी अप्लाई करेंगे, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर हो भले ही गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे हिसाब से एमबीए करना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं जो एमबीए के बिना भी मिल रही हैं। आप एमबीए में 2 साल खर्च करना और 2 साल पैसा खर्च करने से अच्छा आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। ओके, मोहम्मद कासिम एक और दर्शक बरेली से हमारे साथ हैं। स्वागत है मोहम्मद कासिम साहब आपका, सवाल पूछ लीजिए अपना। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। मैम मैं ये पूछना चाहता था, गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे कि बैंक गवर्नमेंट के लिए तो क्या करना पड़ता है मैम? जी, बहुत सही प्रश्न आपने उठाया कासिम जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल बेसिक से पूछना चाह रहे हैं, और वाकई में इंडिया न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जो 10वीं पास है, 10वीं पास के बाद भी आप काफ़ी सारी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। 12th के बाद भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है मैं नहीं बताना चाह रहा है, ना ही मुझे मालूम है, लेकिन बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी 10th पास है उसके लिए रेलवेज में जॉब है, उसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब है। जो 12th पास है उनके लिए एसएससी में जॉब्स हैं, रेलवे में जॉब्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब है। और अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो तो इंडिया में होने वाले वो सारे एग्जाम जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, भले वो आईएएस का एग्जाम हो, पीएससी का हो, इंश्योरेंस का हो, या फिर व्यापम का एग्जाम हो, या कोई भी XYZ एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एक और कॉलर भटिंडा से तरसेम है हमारे साथ। स्वागत है तरसेम जी, सवाल क्या है आपका? मेरा तरफ सवाल ये है जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये एग्जाम हो रहे हैं पीओ के या एसएससी के, उसमें जो मैट्रिक के नंबर हैं या +2 के नंबर है, ये भी काउंट होते हैं या कि इसकी कोई जरूरत नहीं होती? देखिए, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्होंने 10th के नंबर मांगे या 12th के नंबर मांगे हैं तो हर एग्जाम में आप देखिएगा केवल पासिंग मार्क्स मांगते हैं। यानी 33 मार्क्स हैं तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं। 33 के ऊपर कितने भी मार्क्स हो मैटर नहीं करते। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू में वो बोलेंगे कि आपके तो 12th में कम मार्क्स हैं इसलिए हम आपको नहीं ले रहे हैं, किसी ऐसे इंसान को ले रहे हैं जिसके 12th में 80+ मार्क्स हो। तो इस मुगालते में मत रहिएगा। और बल्कि अच्छाई तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, उसके अंतर्गत अब बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो 12th लेवल पे है, यानी बाबू लेवल की जो भर्तियां हैं उससे तो इंटरव्यू हटा दिए। और जब इंटरव्यू हट गए तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहां मार्क्स की कोई अहमियत ही नहीं रही, मार्क्स तो कोई पूछेगा ही नहीं, केवल आपको एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए मार्क्स चाहिए। जिन एग्जाम में अभी भी इंटरव्यूज हैं वहां पर भी केवल आपके रिटर्न के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। 12th, 10th या फिर ग्रेजुएशन में आपके कितने % है उससे मायने नहीं रखता। % केवल इसलिए चाहिए कि आपके पास डिग्री है, दैट्स इट। और जो एग्जाम आप कर देने जा रहे हैं वो क्रैक करना ज्यादा जरूरी है। 10th 12th में आपके मार्क्स पूछे जरूर जाते हैं उस टाइम पर जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रह जाता आगे जब आप नौकरी के लिए जाते हैं। इसका मतलब एक तरीके से सीधा सीधा ये हुआ। और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हम बता दें अपने दर्शकों को कि वो सक्सेस मंत्रा देख रहे हैं। लगातार हम अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं 0120-499-0017 और 0120-499-0018। ये हमारे नंबर हैं, आप इन पर फोन कर सकते हैं। आनंद सबधानी आपके सवालों का एसएससी को लेकर जवाब दे रहे हैं। मोहित है हमारे साथ अगले दर्शक। स्वागत है मोहित, सवाल पूछ लें। मोहित, आवाज मिल रही है तो सवाल पूछ लें। मोहित, टीवी का वॉल्यूम एकदम कम कर दें और हम अपील करेंगे अपने सभी दर्शकों से कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं उस दौरान अपने टीवी का वॉल्यूम एकदम म्यूट पर रखें। आप बाद में आवाज बढ़ा सकते हैं। मोहित, अगर सुन रहे हैं तो सवाल पूछ लीजिए प्लीज। जी मैम, मैं जो है मतलब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है। ओके। लेकिन मैं जो है डिप्लोमा करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सी इंजीनियरिंग से, मतलब मैं सिविल करूँ या मैकेनिकल करूँ या इलेक्ट्रॉनिक? अच्छा, एसएससी से जुड़ा आपका सवाल नहीं है?
फिर भी मैं बता देता हूँ, आप ठीक है, किसी से जवाब भी हम कर आपको सकते दिलवाते हैं, हैं, ठीक है। किसी से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिससे भी करें बस आप में काबिलियत होनी चाहिए। डिग्री तो आप कोई भी ले लें, अगर केवल डिग्री के बेस पर ही आप जॉब चाह रहे हैं तो शायद नहीं मिल पाएगी। आप भले सिविल करें, भले इलेक्ट्रॉनिक करें, भले मैकेनिकल करें, किसी से भी डिप्लोमा करें, बट ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। केवल थ्योरी आपने पढ़ ली है और प्रोजेक्ट कहीं और से बनवा लिए तो मेरे ख्याल से आप टेक्निकल फील्ड के नहीं है। आपको खुद उस सारी चीजों में घुसना पड़ेगा और उसके बाद आप जॉब के लिए ट्राई करेंगे, भले प्राइवेट में करें या गवर्नमेंट में करें, सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और एसएससी से जुड़ा कोई भी सवाल है हमारे दर्शकों के जहन में तो वो पूछ सकते हैं। अलावा इसके रिवीजन का कितना आप इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ऑनलाइन प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। ऑन एवरेज कितना टाइम पीरियड आप सजेस्ट करेंगे कि उनको देना चाहिए, और कितनी बारी रिवीजन अगर हो जाए तो अच्छा है? रिवीजन मैं सच नहीं बोलूंगा कि रिवीजन 2-3 बार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्टन पैटर्न है नहीं, कोई सर्टन फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे और इस पे इतने ही क्वेश्चन आएंगे, यही चैप्टर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना पढ़े मेरे हिसाब से वो आपके लिए अच्छा है और उतना कम भी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं। आपने एक और प्रश्न पूछा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, घंटे फिक्स नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं और आउटपुट 2 घंटे का देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और आउटपुट पूरे 2 घंटे का देते हैं। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है कि हम कम पढ़ें लेकिन इतना पढ़ें, सॉलिड पढ़ें कि एग्जाम से रिलेटेड हो। पूरी डिक्शनरी हमें नहीं रटनी, हमें केवल वही वर्ड्स रटने हैं जो लास्ट ईयर में एग्जाम्स में आए। अगर हम उसको कॉपी करते हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से पास हो सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए तो अच्छा हो जाता है। खैर, योगेश हमारे साथ एक और दर्शक दिल्ली से जुड़े हैं। स्वागत है योगेश जी, सवाल पूछ लें अपना। हेलो जी, सवाल पूछ लीजिए। ये आईएएस की तैयारी के लिए वैसे अगर एग्जाम देने हो तो उसमें कुछ एज का भी है? हाँ, आईएएस के लिए एज है। मैं जैसे कि आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप शायद हो सकता है काफ़ी एज हो गई है इसलिए आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 to 45 तक की एज तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 40 या 45 के एज से कम है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आईएएस का एग्जाम बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसमें तैयारी बहुत हार्ड चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई कौन कर पाएगा या कौन नहीं कर पाएगा, बस ये है कि अपना गोल सेट करें और गोल की तरफ बढ़ते जाएं। लेकिन गोल सेट करने से पहले ये सोचे कि हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। कुछ लोग तीर के निशाने की, जैसे कि वो कहावत होती है द्रोणाचल वाली, बस उसी द्रोणाचार्य वाली उसी पे चलते हैं कि वो रही चिड़िया और मैं उसकी आंख पे निशाना मार सकता हूँ। बिल्कुल मार सकते हैं, मुझे भी पूरा विश्वास है, लेकिन कभी कभी हम उस लायक बनते नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लेंगे, मेहनत करेंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम मेहनत करके पा लेंगे, लेकिन अगर हम उस लेवल के नहीं हैं और हम जबरदस्ती उस चीज की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं निराशा मिलेगी। वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को, कुछ और ऑप्शन है उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है, करियर है, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपका उससे। आशु एक और दर्शक मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आशु, सवाल पूछे अपना। आशु, टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। हम बार बार अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम जब सवाल पूछ रहे हैं तो उस दौरान कम रखें प्लीज। आशु, आप हैं हमारे साथ लाइन पर? यस सर, यस सर, जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। आपका क्या सवाल है आशु? मैम, मेरे को रेलवे की तैयारी करनी है, मेरे को पूरा ये पता करना है कि किस टाइप से करनी है। रेलवे में अगर आप 12th पास हैं तो मेरे ख्याल से इजीली रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। कुछ जॉब्स 12th के बेस पे हैं, कुछ जॉब ग्रेजुएशन के बेस पे हैं। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे कर सकते हैं। रेलवे में बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, जैसे टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर। तो नॉन टेक्निकल से लेकर टेक्निकल तक सारी रेलवे में पोस्ट हैं। रेलवे आपको इनवाइट करता है। पिछले साल भी वैकेंसीज निकली थी लाखों की संख्या में। आपको बताना चाहूंगा कि आज तक का इंडिया का इतिहास है कि एक ही एग्जाम में 93 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। ये अपने आप में एक ह्यूज स्कोर है कि, और ये एग्जाम की जो फायदा है, ये एग्जाम जो दिलवाया था वो रेलवे में दिलवाया था। तो इतने बड़े लेवल पे अगर रेलवे है और इतनी सारी रिक्रूटमेंट निकालता है तो मेरे ख्याल से रेलवे की तरफ फोकस करना चाहिए। और अगर हम एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से रेलवे आपके लिए कोई नया नहीं है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, अगर ये सब्जेक्ट पे आपने कमांड बना ली जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन खास तौर से आपने पढ़ लिया तो रेलवे का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप। ठीक है, इटावा से एक और दर्शक अभिषेक है हमारे साथ, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी नमस्कार मैम, मेरा नाम अभिषेक है। नमस्ते अभिषेक, सवाल पूछ लीजिए अपना। मेरा एक्चुअली 12th मैंने कर लिया कंप्लीट। ओके। और मैंने और एजुकेशन बायो से की है। बायोलॉजी तो था आपके मैं पास? में जॉब कर सकता हूँ क्या?
हाँ कर सकते हैं, 12th के बाद तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप बायो सब्जेक्ट आपने लिया है तो मेरे ख्याल से इजीली आप कर सकते हैं। ये फील्ड भी आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस फील्ड में आपकी रुचि हो उसी फील्ड में बढ़ना चाहिए। माँ बाप हमसे क्या सोच रहे हैं, माँ बाप कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं माँ बाप को गलत नहीं साबित कर रहा, लेकिन माँ बाप अपने लेवल पे सोचते हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन बच्चे को सबसे पहले अपनी रुचि चेक करनी चाहिए कि उसका रुझान कायम है। अगर बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसी में बढ़ना चाहिए, बल्कि माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए और जो आपके दिल में आए, जिस जगह आप जाना चाहते हो बिल्कुल जाके रहो, अपना गोल सेट करो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। ठीक है। और ये और भी अच्छा है शायद आनंद जी कि बहुत यंग एज में आजकल कीन हैं बच्चे, इंटरेस्ट लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या वो कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रैक पर वो आगे नहीं बढ़ते हैं, ऑप्शंस तलाशते हैं। पंजाब से एक और दर्शक डिम्पल हमारे साथ हैं। डिम्पल, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, मेरी बेटी कॉमर्स कर रही है। ओके, कॉमर्स इनकम टैक्स ऑफिसर में जाना चाहती है। ओके, तो अभी 11th-12th में है या ग्रेजुएशन कर रही हैं? नहीं, +2 का पेपर दे रही है अभी। अच्छा, अभी 12th कर रही हैं, ठीक है। आपने नाम भी ऐसी पोस्ट कर लिया है जिसको सुनते से ही लोगों में, खासतौर से व्यापारी वर्ग में डर फैल जाता है। इनकम टैक्स में अगर जाना चाह रहे हैं तो वाकई में बहुत अच्छी पोस्ट है, नाम भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, सैलरी भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स की अगर तैयारी करना चाहें तो उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन तो चाहिए, और आपने बताया +2 में है तो +2 की तैयारी अब उनको कराइए। और जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में चले जाए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ उनको किसी इंस्टीट्यूट में भेज के आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराइए, या ऑनलाइन तैयारी उनको कराते रहिए। अच्छी बुक्स मिलती हैं मार्केट में, वो लेके आप उनको तैयारी कराते रहिए, और जैसे उनका ग्रेजुएशन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकल जाएंगे। कभी कभी कुछ बच्चे क्या कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, उसके बाद एग्जाम दूंगा। तो सोचिए ग्रेजुएशन के बाद भी 1-2 साल आपके लग जाते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्रेजुएशन पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन केवल आपको एक डिग्री दिला सकता है, जॉब नहीं दिला सकता। लेकिन साथ साथ अगर आप जॉब के लिए पहले से ही ट्राई करेंगे तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो जाएंगे। चलिए, झांसी से एक और दर्शक पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पंकज जी, क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल ये है, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं रेलवे में जाना चाहता हूँ। स्विच करना चाहते हैं आप नौकरी? हाँ, तो रेलवे में मैम ये सवाल है मेरा, रेलवे ने बहुत दिनों से जो टिकट कलेक्टर होता है उसमें टीसी की जगह, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहता है, क्या मानक रहते हैं उसके लिए पूछना चाहेंगे। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में तो अच्छी बात है, बल्कि यह है कि आप वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के दूसरे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जगह खाली होगी, दूसरा भरेगा। और गवर्नमेंट जॉब में कोई ऐसा तो रूल है नहीं कि एक जॉब ज्वाइन कर ली तो आप दूसरे में नहीं जा सकते। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो वाकई में काबिले तारीफ है कि नौकरी के साथ साथ आप पढ़ाई पे मन लगा रहे हो। मैं वाकई में आपको बधाई देता हूँ इस काम के लिए। बाकी यह है कि रेलवे में टिकट कलेक्टर के लिए केवल 12th पास चाहिए। अगर 12th में आपके 33% है तो आप इजीली कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस को भी मिला के ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जिन पे अगर आपने कमांड बना ली तो आप कर सकते हैं। बस ये है कि जॉब के साथ साथ हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप उसको आप जॉब के बाद भी करेंगे, 2-3 घंटे डेली अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो जाएगा। टाइम की तो दिक्कत नहीं है, नौकरी में है ही, वो खतरा तो है नहीं कि, और वो जल्दबाजी भी नहीं है कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी हासिल करनी है, तो एक प्रेशर वाली स्थिति में नहीं है। तो अच्छा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बहुत संक्षेप में, बहुत आनंद सबधानी जी, टिप्स क्या देना चाहेंगे लास्ट में हमारे व्यूवर्स को? मैंने देखा है कि इंडिया में अभी भी हिंदी प्रधान देश है और इंग्लिश से काफ़ी लोग डरते हैं। मैंने देखा है कि इंग्लिश के कारण काफ़ी लोग तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते। और एक बंदे से जब मैंने पूछा कि भाई इंग्लिश से क्यों डरते हो, तो उसने बोला कि सर जब मुझे मालूम चला कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग ना एस से चालू होती है ना सी से बल्कि पी से होती है, उस दिन मेरा रुझान उठ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि इंग्लिश को किसी सब्जेक्ट के रूप में न पढ़ें, बल्कि इंग्लिश को एक भाषा के रूप में अपनाएं। और भाषा के रूप में अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो मैं दावे से बोल रहा हूँ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश मेरिट में कभी भी काउंट नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब में जो इंग्लिश है वो केवल क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, यानी 50 में से 17 जो आज तक हम लेते आए हैं। अगर उस चीज पे मेहनत करेंगे तो जरूर वो पास होने के कगार पे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सबधानी जी, आप जुड़े हमारे साथ, हमारे दर्शकों के सवालों का आपने जवाब दिया, साथ ही एसएससी एग्जाम को लेकर टिप्स भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए सक्सेस मंत्रा में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े या जो दर्शक हमें देख रहे थे उनको उनके सवालों का जवाब और एसएससी के बारे में और ज्यादा जानकारियां उनको निश्चित तौर पर मिली होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।